नमस्कार। चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। आइए शुरू करते हैं। मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो आज हम जानेंगे। ये बात हम पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज पूरे डिटेल में जानेंगे। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहां पर रो क्या था? रेजिस्टिविटी, L क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर, A था एरिया ऑफ कंडक्टर। और रो का फॉर्मूला क्या था? M बाई एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे M था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो भी आप बोलना चाहे। मैं लिख देता हूं, रो है रेसिस्टिविटी, ये आपको पता होना जरूरी है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद आया E क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टो क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। ये सब चीज हम लोग जानते हैं और पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी करता है, जब वीडी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, जब मोशन करता है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस तो ये जैसे ही वेलोसिटी हुई फिक्स्ड आयन से, इसका कोलिजन हुआ, फिर ऐसे चला, फिर हुआ, तो ये जो टाइम है इन दो कोलिजन्स के बीच का, इस तरह हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम है कोलिजन्स का। तो जो हमने ये एवरेज कोलिजन, जो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम है, उसको रिलैक्सेशन टाइम नाम दिया। ये सब बात आप जान चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये रेजिस्टिविटी है रो या रेजिस्टेंस है आर, ये किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर या मेटल बोल लेते हैं, क्योंकि हम मेटल पे ही सब चीजें बात करते हैं। ये क्या है? कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल पर या कंडक्टर पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि ये मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। देखिए, सबसे पहले जो दो चीज आपको जानने की है, रो की हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। ई क्या है? जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि जो बाहरी जो आपकी सरफेस है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो मोशन में आ जाएंगे, तो आपको वो ज्यादा लगेंगे। और जो आसपास के सराउंडिंग्स में है हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर कब होगा? जब आप हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, जब हाई करंट फ्लो होगा तब। और रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ये दो फैक्टर हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पर काम करेंगे। हम दोनों फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो ये रिलैक्सेशन टाइम है ये कम होगा। क्यों कम होगा? देखो, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, भाई काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्मल एनर्जी मिलेगी, जैसे ही थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को और मिलेगी तो इनका मूवमेंट फास्ट होगा। जब मूवमेंट फास्ट होगा तो इनका जो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है ये टाइम कम लगेगा, फिर अगले कोलिजन में कम टाइम लगेगा,
तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज हुआ है मैं लिख देता हूं, क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो गया है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ है, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ये जो रो है देख लीजिए आप, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, इंक्रीज हो जाएगी। रेसिस्टिविटी जब इंक्रीज होगी, रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो एक दूसरा फैक्टर क्या होता है, अब ये आपको समझ में आया। अगर मैं टो की बात करूं, टो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के वजह से टेम्परेचर किस तरह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रो यानी कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज हुई और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ। दूसरा फैक्टर अगर मैं एन की बात करूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मेटल्स में या कंडक्टर में पहले ही ये जो होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इतना बड़ा नंबर है, कितना, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर में। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, तो अगर ये कंडक्टर है, मैं ये कंडक्टर मान लूं यहां पर, ठीक है, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, थर्मल एनर्जी मिली, मोशन बढ़ गया, लेकिन तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पे या इसके आसपास, क्योंकि हाई करंट जब फ्लो होगा तभी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी मोशन में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते तो हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं कि इस पे फर्क डालें। तो यहाँ पर इस चीज को, जो इसका इफेक्ट होता है उसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो काम करेगा सिर्फ टो वाला, रिलैक्सेशन वाला जो आपका फैक्टर है वही काम करता है। टेम्परेचर बढ़ने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज तो होते हैं, बट ये बहुत कम है, बहुत कम, वेरी लेस। ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रो इनवर्स रिलेशन है, कम होगा, और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर ये जो फैक्टर है वो नॉट सिग्निफिकेंट, समझ में आ रही है ना बात, नॉट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इतना ज्यादा है कि हीट के बाद इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा कि कोई इफेक्ट डाले। तो यहां पर सिर्फ ये वाला जो फैक्टर है वो काम करेगा। मतलब मेटल के अंदर, मेटल में या कंडक्टर में जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेसिस्टिविटी और आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है? अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहां पर टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है एनसीईआरटी में, और यहां पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, मतलब स्लोप जो है वो हर जगह पे इक्वल नहीं होगा, बढ़ेगा जरूर। लेकिन क्या ये बात क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर पर, बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। देखो, सेकंड जो हम ले रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एन जो होता है वो कम होते हैं। भाई अगर इसमें भी कंडक्टर के जितने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, एन की वैल्यू कंडक्टर जितनी हो जाए, तो फिर जरूरत क्या है, सेमीकंडक्टर किस लिए कहोगे? तो
सेमीकंडक्टर्स में n जो होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत कम होता है, वेरी लेस, ये कम होते हैं। जब ये कम होते हैं और आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब इस तरह से सेमीकंडक्टर, आप इस तरह से अगर मैं बना दूं कि ये सेमीकंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत डिस्टेंस पर हैं, बहुत कम है, इनकी जो डेंसिटी है वो कम है। तो जब आप इसमें टो के फैक्टर को लेके बात करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम को, और आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी दूरी पर है कि रिलैक्सेशन टाइम ये तो बिल्कुल तय है कि डिक्रीज तो होगा, उस हिसाब से रेजिस्टिविटी बढ़नी भी चाहिए, रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा दूरी पर है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूरी पे है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम है। तो इसलिए जो रिलैक्सेशन टाइम है इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इसका दूसरा फैक्टर है, जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे ही जो इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज होगा। क्योंकि अब जो इस पहले कम है, सोचो यहाँ पे थे 10⁻29, यहाँ पे बहुत कम है, तो जो इसके आसपास आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अब उनका नंबर काउंट होगा, क्योंकि अंदर कम है। भाई अगर आपके पास कोई चीज 10 लाख रुपए आपके पास है, तो आपको 5 पैसे की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जिसके पास हो ही 20 पैसे, उसको तो 5 पैसे की वैल्यू पता है ना भाई, जिसके पास 20 ही पैसे हैं उसको तो 5 पैसे की वैल्यू पता है। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इंक्रीज होंगे। जब ये इंक्रीज होंगे, सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी और आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इसको अगर आप इस तरह से समझेंगे, हमने क्या पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? बढ़िया, इसको आप ध्यान रखिए। ये किसके केस में है? सेमीकंडक्टर के केस में। क्लियर? अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे हम लोग रो यानी कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इधर टेम्परेचर केल्विन में, तो इसका जो ग्राफ आएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्लियर? एक तीसरा पॉइंट आता है एलओए के लिए। एलओए, एलॉय क्या है? जो आपने मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को मिला के बनाया है, ठीक है, जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम, ये क्या होते हैं? नाइक्रोम है मैंगनीन और एक है कॉन्स्टेंटेंट, कॉन्स्टेंटन, ये तीन मटेरियल आपकी बुक में बताए गए हैं एलओए। इनका क्या है कि ये बहुत कम, कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इनके रेजिस्टेंस में बहुत ही मिनिमल डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बनाए ही इस तरह से गए हैं कि इनका टेम्परेचर बढ़ने पर, अगर इस वायर में, नाइक्रोम के वायर में अगर हाई करंट फ्लो में करूं, तो बहुत ही कम क्या होगा? बहुत ही कम रेजिस्टेंस में चेंज आए। ऐसे हमको वायर्स चाहिए थे कि रेजिस्टेंस में फर्क ना पड़े, जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहे, उसके लिए ये बनाए गए हैं। मतलब एलओए के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, आता है पर वो बहुत ही मिनिमल होता है।
अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप इधर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस लेंगे, इसको यहाँ पे सही नहीं है क्रॉस लगाना, क्योंकि चेंज आता है पर बहुत ही मिनिमल चेंज आता है। ये बात समझ में आई? आपको ये ग्राफ ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में ग्राफ पूछ लिए जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक को आप पढ़ने बैठे थे, क्या कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। आप ये चीजें पढ़िए, देखते रहिए, बार बार 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, ये चीजें परमानेंट हो जाएंगी। बहुत ज्यादा दिक्कत इन चीजों को परमानेंट करने में नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा डेरिवेशन जो हम कराने वाले हैं, लेकिन जरूरी है आपको समझने के लिए। देखिए, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, L लेंथ है इसकी। और अगर हम ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास टेम्परेचर जो है अभी रूम टेम्परेचर, मान लीजिए कि मेरे पास जो अभी का टेम्परेचर है, इस ये कंडक्टर जिस टेम्परेचर पे रखा है, मान लीजिए कि T0 टेम्परेचर पर रखा है। T0 टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टिविटी ρ0 है और इसका रेजिस्टेंस R0 है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने इसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया, मैंने इसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर, ये आप इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना चाहें। मान लीजिए कि मैंने इसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद अब जो टेम्परेचर हो गया है वो टी टेम्परेचर हो गया है। तो टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी हो गई है वो हो गई है रो टी, और रेजिस्टेंस हो गया है आर टी। कोई परेशानी यहाँ तक? T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी R0, रेजिस्टेंस R0 था। चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर T कर दिया है मैंने चेंज करके, तो रेजिस्टिविटी रो टी और रेजिस्टेंस आर टी हो गया है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, अब जो बात समझने की है, आपने ये अब तक क्या पढ़ा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर में चेंज करूंगा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा मेटल के केस में। अगर मैं घटाऊंगा तो घटेगा, बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा। तो अभी के लिए क्योंकि हमने इंक्रीज पढ़ा था, हम उसी मान लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके टी कर दिया है। समझने की बात है, आप डिक्रीज समझेंगे तो भी रेजिस्टेंस घटेगा, अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग उसी को मानकर चल रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर टी हो गया इंक्रीज होने के बाद। तो मुझे आप ये बताओ, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये बात तो तय है कि रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ होगा इंक्रीज के बाद। अगर आर टी हुआ था और पहले जो रेजिस्टेंस था वो R0 था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम जो भी टेम्परेचर में चेंज करेंगे वो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में रिफ्लेक्ट होगा उसी प्रोपोर्शन में। तो यहां पर मैंने कहा कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आया है, चेंज, ये भाई ये फाइनल रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस पहले था, तो जो चेंज रेजिस्टेंस में आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। यहां तक कोई परेशानी? दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये, आप ये मानिए कि जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था वो 100 ओम था, तो अगर टेम्परेचर में 10% का इंक्रीमेंट किया गया है तो रेजिस्टेंस में भी 10% इंक्रीमेंट होगा, तो ये 110 आ जाएगा। लेकिन अगर ये इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम होता, तो जो टेम्परेचर में आपने 10% का चेंज किया था, इंक्रीमेंट किया था, वो 55 ओम हो जाता। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस
चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0 वो डिपेंड कर रहा है किस पर, इनिशियल रेजिस्टेंस पर। जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उसी प्रोपोर्शन में चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि RT माइनस RO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RO के। जितना बड़ा रेजिस्टेंस पहले था उतना ही चेंज आएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई परेशानी? अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या आएगा, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0 T माइनस T0। कोई परेशानी? अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा और वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखूंगा तो वो हम लोग रखते हैं यहां पर अल्फा। क्या रखते हैं? अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। समझ में आया? अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। यही है जो आपका टॉपिक का आपने नाम लिखा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर आपको अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास आएगी RT माइनस R0, ये नीचे आ जाएगा R0 T माइनस T0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो, अगर टेम्परेचर, समझ लीजिए, अगर यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपने इंक्रीज किया था तो ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ होगा। जब टेम्परेचर ये जो T था ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद था तो RT भी ज्यादा होगा। RT मतलब पहला टेम्परेचर कम, तो यहां से ये जो अल्फा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा तो ये नेगेटिव आएगा। ये डिपेंड किस पर कर रहा है? ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके टेम्परेचर पर। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। क्लियर? अभी एक चीज जो इसमें आपको और समझने की है, देखो क्या वैल्यू हम लोगों ने लिखी है। ये वाली इक्वेशन को मैं वापस से एक बार लिख रहा हूं, RT माइनस R0, नीचे आ जाइए, RT माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा R0 T माइनस T0। देख लीजिए, क्या यही है? अब आपको यहां से RT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो RT, R0 इधर आ जाएगा प्लस का होके, R0 प्लस अल्फा R0 T माइनस T0। RT, R0 को हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस अल्फा T माइनस के T0। ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने पढ़ा है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो मुझे रो के टर्म्स में भी अगर फॉर्मूला निकालना है तो मैं यहां पर पुट करूंगा RT की जगह पर रो T L बाई ए इज इक्वल्स टू रो 0 L बाई ए, 1 प्लस रो अल्फा T माइनस T0। तो रो टी की वैल्यू L बाई ए से L बाई ए कैंसिल हो जाएगा, रो 0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ गया है? आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले पर 3 फॉर्मूले हैं, आप कोई भी एक याद, या बेहतर आप ये याद रख लीजिए। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या RT इज इक्वल्स टू R0
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको इजीली याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आर टी क्या था कि जो टेम्परेचर चेंज होने के बाद रेजिस्टेंस आया था, आर जीरो क्या था, जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब छोटा फॉर्मूला करके अगर आपको याद करना हो, अगर जब आपको रो में लिखना होगा, रेजिस्टिविटी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आर की जगह पे रेजिस्टिविटी लिख देना है। क्लियर। और अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू है। कभी भी आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, या ये फॉर्मूला आपको कभी भी नहीं कहा जाएगा कि आप डेराइव कीजिए। आपके एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो सीधा सीधा आपको वैल्यूज दी होंगी, और आपको अगर फॉर्मूला पता है, आप उसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो आज के लेक्चर के, तो आप चैनल के बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।